हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, जिसे हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। हिंदी में इसे हम लोग ऊंचाई और दूरी बोलते हैं। यह चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है। आप सभी को पता होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है, उस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। किसके बारे में? राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। और आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें होता क्या है? तो हम लोग बोलते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें हम लोग क्या होता है, उसमें परपेंडिकुलर होता है, बेस होता है और हाइपोटेन्यूस होता है। तो देखिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ए बी और सी है। हमारा राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा है? ए बी सी है। इसका वर्टेक्स है ए बी सी। आपको मालूम होगा कि ए बी सी में हम जहां एंगल लेंगे, सपोज करिए कि ये एंगल हम लोग क्या लेते हैं, ये एंगल हम लोग क्या कर लेते हैं? थीटा लेते हैं। ये एंगल क्या लेते हैं? थीटा लेते हैं। तो एंगल के सामने वाली जो साइड होती है ना, वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। यानी कि इसके सामने वाली साइड क्या होगी? ये हमारा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। और आपको मालूम होगा जो 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? हमेशा हाइपोटेनियस होती है। तो परपेंडिकुलर ये हाइपोटेनियस हो गया, तो हमारा बीसी क्या हो गया? तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा कि सर बीसी जो होगा हमारा क्या होगा? वो बेस हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर थीटा सी पर है, अगर एट थीटा सी, हमारा थीटा कहाँ है? सी पर है। सी पर है, यानी सी पर हमारा थीटा है। तो हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा? तो हमारा परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा? हमारा जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जो होगा वो कौन सा साइड होगी? ए बी साइड होगी। लेकिन अब सपोज करिए कि अगर हम थीटा क्या करते हैं, चेंज करके हम थीटा दे देते हैं यहाँ पर। थीटा हम दे देते हैं ए पर, यहाँ हम लोग थीटा दे देते हैं। तो अगर ये थीटा हो गया तो अभी कौन सा परपेंडिकुलर है? तो अब इस बार के लिए मतलब थीटा ये जो ए, अगर थीटा हमारा ए पर है तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो हमारा बीसी साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। क्यों? अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं ना, तो हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री होगा ना, उसमें हम लोग थीटा से डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा बेस होगा। ठीक है। तो ये बात बहुत याद रखिएगा कि हमारा जहां थीटा होगी ना, थीटा जहां होगी उस थीटा के सामने वाली हमारा क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। अगर थीटा सी पर है, थीटा क्या है? एट सी। हमारा सी पर थीटा है, सी पर क्या है? थीटा है। तो हमारा परपेंडिकुलर कौन सा हुआ? ए बी हुआ। लेकिन अगर थीटा एट ए है, एट ए है, तो अगर थीटा ए पर है हमारा, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा? तो परपेंडिकुलर क्या? बीसी होगा। यानी कि इस थीटा के लिए हमारा क्या हो गया? बीसी हमारा परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन इस थीटा के लिए हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या हो गया? ए बी हो गया। ठीक है। इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इसी बात को समझते हैं। इसी बात को पढ़ेंगे हम लोग कि कौन सा थीटा है, और थीटा जो रहेगा हमारा, वो हमारा क्या होगा? इसका वो हमारा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और सामने दूसरा क्या होगा? बेस होगा। और हाइपोटेन्यूस तो आपको मालूम होगा कि हाइपोटेन्यूस जो होता है वो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है। नाउ और इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ते हैं, इसमें हम लोग कुछ की पॉइंट्स है, उस की पॉइंट्स को हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन सी जो लाइंस आती है, जो जिसको जानना हमारा हमको जरूरी है इस एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। तो फर्स्ट होती है हमारा, वो उसका नाम है लाइन ऑफ साइट। क्या नाम है? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट। सेकेंड हमारा है, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। थर्ड है हमारा एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन। एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन कि अब देखिए लाइन ऑफ साइट क्या होती है? तो लाइन ऑफ साइट का मतलब हुआ कि मान लीजिए कोई हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है, या नहीं तो राइट ऑन ट्रायंगल से वहीं, तो लाइन ऑफ साइट हम ऐसे समझाते हैं आपको कि सपोज करिए कि एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है। सपोज करिए ऑब्जर्वर का आंख जो है ना वो यहाँ पर है। सपोज करिए कि ऑब्जर्वर का आंख यहाँ पर है। ठीक। अब ये ऑब्जर्वर का आंख है, और ये सपोज करिए ये देख देख किसको रहा है? तो सपोज करिए ये दिख रहा है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को दिख रहा है। ठीक है। अब सपोज करिए ये ऑब्जेक्ट को देख रहा है, तो ये जिस लाइन में देखता है ना, ये सपोज करिए कि इस ऑब्जेक्ट को देखेगा तो ये कैसे देखेगा? यहाँ से देखेगा, ये ऐसे देखेगा ये। ठीक ना, ये ऐसे देखेगा। तो जिस लाइन में देखेगा ना, ये लाइन हमारा क्या होता है? लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ये क्या कहलाएगी? लाइन ऑफ साइट कहलाएगी। ये लाइन हमारा कहलाती है लाइन ऑफ साइट। ये कहलाती है हमारा लाइन ऑफ साइट। सपोज करिए कि हमारा ऑब्जर्वर, आप मान लीजिए ऑब्जर्वर का आंख ऐसे है, सपोज करिए ऐसे है, और कोई ऑब्जेक्ट को यहाँ देख रहा है। सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट है हमारा, ये है, इस ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो अपने आंख से जिस लाइन से देखेगा ना, ये लाइन ही क्या कहलाएगा? ये लाइन हमारा कहलाता है लाइन ऑफ साइट। ये कहलाता है हमारा लाइन ऑफ साइट।
आया समझ में? देखिए लाइन ऑफ साइट कुछ नहीं है, लाइन ऑफ साइट का मतलब है कि ऑब्जर्वर अपना अपने आंख से जिस डायरेक्शन में देखती है ना, वो हमारा क्या होती है, लाइन ऑफ साइट होती है, वही हमारा लाइन ऑफ साइट होती है। ठीक है, आपको आशा है कि आपको समझ में आया होगा लाइन ऑफ साइट क्या होती है। तो ऑब्जर्वर जिस पाथ में ऑब्जेक्ट को देखती है वो पाथ क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ठीक, सेकंड है हमारा क्या, लाइन एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगी, तो सपोज करिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हम लोग आपको नेक्स्ट पेज बताते हैं कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होती है। यहाँ हम लोग आपको बता देते हैं, ये दो समझना बहुत जरूरी है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। ये बहुत ही जरूरी है समझना। एलिवेशन को हम लोग उन्नयन कोण बोलते हैं और हिंदी में, और डिप्रिसिएशन को हम लोग बोलते हैं अवनयन कोण। ठीक है, तो हमारा एलिवेशन एंगल क्या होगा, तो सपोज करिए एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ये क्या होती है। तो सपोज करिए कि हमारा एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर का आंख ना सपोज करिए यहाँ पर है, ऑब्जर्वर का आंख यहाँ पर है, और एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। सपोज करिए एक ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ है। ठीक, तो ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जर्वर का आंख कहाँ है, यहाँ पर है। सपोज करिए ऑब्जर्वर का आंख ए पॉइंट पे है और ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, वो बी पॉइंट पे है। तो अभी हम आपको बताएं कि ऑब्जर्वर अपने आंख से ऑब्जेक्ट को देखेगा, सपोज करिए ये देखेगा ऑब्जेक्ट को। ठीक, तो ये लाइन क्या कहलाएगी, तो कहिएगा सर ये लाइन लाइन ऑफ साइट कहलाती है। ये लाइन क्या कहलाती है, लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको दृष्टि रेखा। ठीक है, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ साइट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दृष्टि रेखा बोलते हैं। अच्छा, लाइन ऑफ साइट तो होगी, अब एंगल कौन सा होगा, तो देखिए ये तो लाइन ऑफ साइट होगी। सेकेंड हमारा होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब इस आंख के पैरेलल अगर कोई लाइन है ना, यानी कि आंख के पैरेलल, दैट मींस कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के पैरेलल एक लाइन जाती है, इस लाइन को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, या तो इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, नहीं तो बोलते हैं हम लोग ग्राउंड लेवल। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल लाइन, या नहीं तो बोलते हैं सबसे अच्छा है, इसको हम बोलते हैं कौन सा, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी तो इसको हम लोग आई लेवल भी बोलते हैं। बहुत सारे बुक इसमें आई, इसको आई लेवल के नाम से बोलते हैं कि ये आई लेवल है, मतलब आंख का लेवल है। ठीक है, यानी तो ज्यादातर बुक में हॉरिजॉन्टल लेवल, हॉरिजॉन्टल लाइन ही लिखा रहता है, या तो ग्राउंड लेवल लिखा रहता है, या हॉरिजॉन्टल लेवल लिखा रहता है। अब देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, ये जो एंगल बना, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग एलिवेशन एंगल। ये जो एंगल बना ये थीटा, और इसी एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि अगर मोटा मोटी देखा जाए, आप देखिएगा जब इसको शॉर्ट में ऐसे याद रखेंगे तो हम लोग बोलते हैं क्या, कि अगर कोई ऑब्जर्वर है, कोई ऑब्जर्वर है, अगर वो यहाँ, अगर कोई ऑब्जर्वर ए पॉइंट पे है और वो अपने आंख से मतलब इसका आंख कहाँ पर होगा, इसका आंख यहाँ पर होगा, वो अपने आंख से ऊपर देख रहा है, कहाँ पर देख रहा है, ऊपर देख रहा है। तो जब ये एक एंगल बनेगी इसके आंख से उसके ऑब्जेक्ट में और इसके हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल बनती है, इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं एलिवेशन एंगल। शॉर्ट में हम लोग ऐसे ही याद रखते हैं कि जो ऑब्जर्वर है, अगर ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है तो हम लोग बोलेंगे एलिवेशन एंगल, अगर ऑब्जर्वर ऊपर देख रहा है तो क्या बोलेंगे हम लोग, एलिवेशन एंगल। ठीक है, यानी कि एलिवेशन एंगल कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। देखिए नेक्स्ट हमारा है एंगल ऑफ, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड था एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन। चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, ये इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण। अब ये क्या होती है, तो सपोज करिए कि अवनमन कोण मतलब डिप्रेशन एंगल को, डिप्रेशन एंगल क्या होती है, तो सपोज करिए कि ऑब्जेक्ट हमारा है, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है नीचे में। ठीक, ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, सपोज करिए ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है, और ऑब्जर्वर जो है ना, ऑब्जर्वर हमारा यहाँ है। सपोज करिए ऑब्जर्वर का आंख यहाँ पर है, ऑब्जर्वर का आंख यहाँ पर है। अगर ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है और ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो अभी हम आपको बताए थे कि ऑब्जर्वर अपने आंख से इस ऑब्जेक्ट को देखेगा। तो ऑब्जर्वर अपने आंख से देखेगा इस ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या हो गया, ये हमारा होगा लाइन ऑफ साइट। ये क्या हो गया हमारा, लाइन ऑफ साइट। इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट, इसको बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ साइट। अच्छा, अब एंगल किसके बीच में बनता है, तो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में। तो बताइए हॉरिजॉन्टल लाइन का होगा, तो इसके आंख से जो आई लेवल वाली लाइन होती है, यानी इसके आंख से जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये कहाँ होगी, यहाँ होगी, ये कहाँ होगी, यहाँ होगी। तो इस लाइन को बोलेंगे हम लोग कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी इस लाइन को हम लोग बोलते हैं या तो ग्राउंड लेवल लाइन बोलते हैं, या नहीं तो क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन, इस केस में हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ होगी। अब बताओ ये एंगल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब ये जो एंगल बनी, ये जो एंगल बना बीच का जो एंगल है थीटा, ये एंगल हमारा कहलाती है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या कहलाती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन।
इसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन, मतलब ये हो गया हमारा अवनमन कोण, ठीक है। अच्छा देखिए अब क्या होगा, हम बहुत जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको मालूम होगा कि पैरेलल लाइन का कंसेप्ट तो आपको मालूम होगा कि पैरेलल लाइन में क्या हो जाएगा, दो लाइन पैरेलल होती है और इसको हम लोग एक ट्रांसवर्सल लाइन बोल देते हैं, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाती है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा। ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि अगर दो पैरेलल लाइन होती है तो इंटीरियर जो एंगल होती है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वो क्या होती है, इक्वल हो जाती है। तो सपोज कि ये एंगल थीटा है और ये लाइन है, अगर इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल भी अगर हम लाइन खींच दें कैसे, इस पैरेलल भी खींच दें, तो बताइए ये जो थीटा है क्या यही एंगल थीटा नहीं होगा क्या, बताइए ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन तो पैरेलल है ना। अगर हम ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये इस ऑब्जेक्ट के पैरेलल भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, चलो हॉरिजॉन्टल एंगल होगी, और दोनों ही क्या होगी हमारा, ये हॉरिजॉन्टल एंगल नहीं, ये डिप्रेशन एंगल हो जाएगा, मतलब ये जितना थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो बुक में देखिएगा कि बहुत सारे डिप्रेशन के एंगल का जो क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें फिगर देखिए, फिगर हम लोग बनाते हैं और एंगल इसको ले लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो होगा वो एंगल कौन सा होगा, एक्चुअल में एंगल जो होगा वो आंख से जो लाइन जाती है पैरेलल लाइन, यानी आंख से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है वो लाइन, और जो लाइन ऑफ साइट होती है वो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, इस दोनों के बीच का जो एंगल होती है वो हमारा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा एंगल, अवनमन कोण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो चलिए आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए कुछ बेसिक पॉइंट होती है, कुछ बेसिक पॉइंट होती है जो जानना जरूरी है, तो हमारा जो कुछ की फैक्टर है उस की फैक्टर को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। तो हमारा कुछ की फैक्टर है, जैसे फर्स्ट की फैक्टर है, आप इसको लिख लीजिएगा, ये जरूरी है। तो फर्स्ट है हमारा कि द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन यानी कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण, ठीक है, आर ऑलवेज आर ऑलवेज acute angle, आर ऑलवेज एक्यूट एंगल्स, मतलब एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल जो होता है वो हमेशा एक्यूट एंगल होता है, इस बात को याद रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल जो होता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल हमेशा एक्यूट एंगल होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आपको आता है तो आप आंख बंद करके इस बात को ध्यान रखिएगा कि एलिवेशन एंगल और डिप्रेशन एंगल का जो वैल्यू होगा वो हमेशा कैसा होगा, वो हमेशा एक्यूट एंगल होगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है कि if the angle if the angle of elevation if the angle of elevation of the tower of the tower if the angle of elevation of the tower बोलिए या तो सन बोल दीजिए, एक ही बात है, टावर या सन डिक्रीजेज यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, देन देन द साइडो देन द शैडो then the shadow of the tower then the shadow of the tower then the shadow of tower या sun क्या होगा, इंक्रीज होगा, then the shadow of the tower increases। इस बात को समझिए अच्छा से कि जैसे हम आपको फिगर से बताते हैं, सपोज करिए कि हमारा ये एलिवेशन, ये हमारा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर हमारा सन था, यानी ये हमारा एक टावर है ए बी, सपोज करिए ए बी हमारा एक टावर है, इसका शैडो कहाँ बना, यहाँ बी सी बना, ठीक है, ये शैडो हो गया इसका। अब देखिए जैसे जैसे हम क्या बोले कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज कर रहा है मतलब कि अगर एलिवेशन एंगल डिक्रीज करेगा तो बताइए एंगल, ये तो ये अभी एलिवेशन एंगल है थीटा, अभी डिक्रीज करेगा तो आगे जाएगा पीछे जाएगा, तो कहिएगा सर पीछे, ये मान लीजिए थीटा 1 है, अब डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज करेगा, आगे तो नहीं कर सकते ना, आगे करेंगे तो थीटा बढ़ जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे करेंगे, क्या करेंगे, पीछे करेंगे। सपोज करिए इस पॉइंट पर आ गए हम लोग, डी पॉइंट पर आ गए, अब यहाँ से क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, डिक्रीज किया, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सपोज ये एंगल क्या होगा, थीटा 2 हो गया, तो बताइए अगर ये एंगल डिक्रीज किया मतलब एलिवेशन एंगल क्या होगा, डिक्रीज कर गया, तो बताइए शैडो का लेंथ क्या हो गया, शैडो का लेंथ बढ़ गया, पहले शैडो लेंथ कहाँ था, बीसी पे था, अब शैडो का लेंथ क्या हो गया, बी से डी हो गया, मतलब पहले जो शैडो था वो क्या था, बीसी था, पहले जो शैडो था वो क्या था, बीसी था, लेकिन अब जो नया शैडो बना वो क्या बना, बीडी बन गया, क्या बन गया हमारा, बीडी बन गया। तो ये आप यहाँ समझ में आया होगा आपको कि एलिवेशन एंगल अगर घट रहा है, एलिवेशन एंगल क्या हो रहा है, घट रहा है, तो क्या होगा हमारा शैडो का लेंथ क्या होगा, शैडो का लेंथ क्या होगा, बढ़ेगा, एंड वाइस वर्सा, यहाँ आप वाइस वर्सा लिख लीजिए, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा आपको मालूम होगा, एंड वाइस वर्सा, इसका मतलब हुआ कि अगर एलिवेशन एंगल बढ़ेगा, सपोज करिए अगर नेक्स्ट केस में, सपोज करिए हम यहाँ एक फिगर बना के बताते हैं आपको कि अगर मान लीजिए अभी एंगल ये थीटा है, एलिवेशन एंगल है,
ठीक, यहाँ पर है। अब अगर एलिवेशन एंगल बढ़ रहा है, सपोज कि एंगल यहाँ यहाँ आ गया तो बढ़ गया, ये देखिए एलिवेशन एंगल बढ़ा ना, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 हो गया। बताइए पहले क्या था, सपोज कि ये ए बी टावर है, पहले बीसी साइड होता, अब क्या आ गया, डीप आ गया। तो बताइए पहले साइड हो कितना था, पहले बीसी साइड होता, यानी बी से लेकर सी साइड होता। अब जो थीटा बढ़ा मतलब एलिवेशन एंगल बढ़ गया, तो शैडो का लेंथ क्या हो गया, घट गया। मतलब वैस वर्षा भी इसका ट्रू है कि अगर एलिवेशन एंगल बढ़ेगा तो शैडो घटेगा, और एलिवेशन एंगल घटेगा तो शैडो क्या करेगा, शैडो का लेंथ बढ़ेगा। इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आपका ये नेक्स्ट पॉइंट है कि सपोज करिए कि इफ द ऑब्जर्वर if the observer moves if the observer moves towards if the observer moves the towards the perpendicular towards the perpendicular perpendicular line, the angle of elevation the angle of elevation increases the angle of elevation increases the angle of elevation increases। ठीक है। अब हम इसमें क्या बोले हम आपको कि देखिए सपोज करिए कि एक मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, यहाँ पर सपोज करिए टावर है, और यहाँ पर ऑब्जर्वर का आंख है, और यहाँ से एंगल बन रहा है, सपोज करिए थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है, ये थीटा एंगल बन रहा है। आपका ये ए बी टावर है, सी पॉइंट पे क्या है, ऑब्जर्वर है। ठीक, अब बताइए क्या बोला कि अब द ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स द परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ये जो ऑब्जर्वर सी था ये मूव कर रहा है, किधर का मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर लाइन की तरफ, मतलब कहाँ आ गया, डीप आ गया, मूव किया। तो जैसे परपेंडिकुलर लाइन की तरफ मूव करेगा, यानी कि किसी टावर की तरफ मूव करेगा या बिल्डिंग की तरफ मूव करेगा, तो क्या बोला, एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेज, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, इंक्रीज कर देगा। क्या कर देगा, इंक्रीज करेगा। मतलब ये थीटा 1 जितना है, और मान लीजिए यहाँ थीटा 2 हो गया, तो हमारा एंगल जो होगा थीटा 2 जो होगा वो बड़ा होगा थीटा 1 से। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया आपको। चलिए, अच्छा इसका उल्टा भी हो सकता है। अगर उल्टा भी कहेंगे कि अगर ऑब्जर्वर है वो क्या करे, मतलब लाइन की तरफ मूव नहीं करोगे, अवे फ्रॉम द लाइन हो जाए, मतलब अवे फ्रॉम द टावर हो जाए, या अवे फ्रॉम द वो बिल्डिंग हो जाए, या अवे फ्रॉम द रोड हो जाए, मतलब परपेंडिकुलर लाइन से दूर चला जाए। तो सपोज करिए अगर नेक्स्ट केस में कि मान लीजिए ये लाइन की तरफ ना जाकर, परपेंडिकुलर लाइन की तरफ ना जाकर क्या करिए, ये दूर भाग जाए, यहाँ इधर चले जाए, अवे फ्रॉम द हो जाए, तो यहाँ से जो करेंगे तो क्या होगा, एलिवेशन एंगल घटेगा, एलिवेशन एंगल क्या होगा, घट जाएगा। तो ये नेक्स्ट केस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा एक पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि if the height if the height of the tower if the height of tower if the height of tower is double if the height of tower is double and and the distance between and the distance between and the distance between the observer and the distance between the observer and the distance between the observer and the the foot of tower and the foot of tower the foot of tower is also double is also double is also doubled then is also doubled then the angle then the angle then the angle of elevation then the angle of elevation then the angle of elevation remain then the angle of elevation remains same। चलिए इस बात को ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है ये कि इसमें बोला आपको कि इफ द हाइट ऑफ टावर इज डबल, सपोज करिए कि हमारा एक केस है, सपोज करिए कि हमारा एक केस है क्या कि एक छोटा सा हम लोग केस यहाँ बनाते हैं। सपोज करिए कि हमारा एक टावर है और यहाँ एलिवेशन एंगल है। ठीक, सपोज करिए ए है, ये बी है, और ये सी पॉइंट पर हमारा आंख है, तो ये एलिवेशन एंगल ये बना। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जो हाइट यहाँ होगा, सपोज करिए जो हाइट यहाँ है, तो इस केस में तो थीटा हो गया। अब नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि अब हाइट ऑफ टावर डबल कर दिया जाए। मान लीजिए सपोज करिए ए बी हमारा कितना है, सपोज करिए ए बी हमारा 2 सेंटीमीटर का था, और बी सी हमारा सपोज करिए 6 सेंटीमीटर था। इस अगला केस में क्या बोल रहे हैं कि हाइट ऑफ टावर डबल कर दीजिए। मान लीजिए हाइट ऑफ टावर क्या कर दिए, डबल कर दीजिए।
अब हाइट ऑफ टावर सपोज करिए ये कितना हो गया, ए बी जो हो गया कितना हो गया हमारा, ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है, टावर का हाइट क्या हो गया, बढ़ गया। एंड द फुट ऑफ टावर इज ऑल्सो डबल्ड। और फुट ऑफ टावर जो है, ये टावर का जो फुट है इसको भी हम डबल कर दिए, पहले कितना था 6, अब जो हम लोग कर दिए वो कितना कर दिए 12 सेंटीमीटर कर दिए, कितना कर दिए 12 सेंटीमीटर। तो क्या बोला, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन सेम। तब जो ये एंगल होगा ना, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा होगा, ये थीटा का वैल्यू सेम ही होगा, मतलब थीटा क्या होगा, मतलब थीटा क्या होगा आपका सेम होगा, थीटा क्या होगा सेम होगा। अब ऐसा क्यों थीटा सेम होगा, तो आपको मालूम होगा, देखिए सर थीटा ऐसे इसलिए सेम हो रहा है कि बताइए, अगर थीटा हम यहाँ लेंगे सपोज कि इस ट्रायंगल में हम थीटा लेंगे, तो बताइए थीटा क्या होगा, तो कहिएगा सर थीटा यहाँ जो है ना, ये परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, क्योंकि परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, तो थीटा क्या होगा, तो कैसे, अब मान लीजिए थीटा 1 है, मान लीजिए थीटा 2 है, अभी के फिलहाल के लिए, तो थीटा 1 कितना होगा, तो कहिएगा सर परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब 2/6, और 2/6 कितना हो गया, तो कहिएगा सर 2/6 हो गया 1/3। तो ये थीटा कितना आ गया 1/3। और ये हाई कौन सा 10 के केस में हम लिख लिए हैं, तो चलिए 10 रेशियो लगा लेते हैं, 10 थीटा 1 कितना हो गया 2/6 यानी कि 1/3। अब यहाँ तो यहाँ भी थीटा चेक करिए, तो यहाँ कितना होगा, तो कहिएगा सर इस केस में भी देखिए 10 थीटा 2 जो होगा, 10 थीटा 2 वो कितना होगा, तो कहिएगा 10 थीटा 2 जो होगा वो परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 4/12, और 4/12 कट करेगा तो यहाँ भी कितना होगा 1/3। तो देखिए ये दोनों वैल्यू सेम आ गया क्या, दोनों वैल्यू सेम आ गया ना, इसका मतलब जितना टेन थीटा 1 है उतना ही हमारा टेन थीटा 2 का भी वैल्यू है, तो बताइए 10 10 कैंसिल हो गया, तो क्या हमारा थीटा 1 बराबर थीटा 2 नहीं आ गया क्या, बताइए थीटा 1 बराबर थीटा 2 आया कि नहीं आया। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारा सेम रेशियो में अगर बढ़ रहा है या सेम रेशियो में घट रहा है, ठीक है, एक चीज अगर मान लीजिए सपोज करिए ये 3 टाइम्स हुआ और शैडो भी 3 टाइम्स हो रहा है दूसरे केस में, तो क्या होगा, एंगल पे फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल हमारा क्या होगा सेम ही होगा, ये बात को ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए अब हम कुछ समझते हैं कि जो हम लोग जो रेशियो ले लेते हैं, हम हमारे पास तो 6 रेशियो है, आप पढ़े होंगे कि हमारे पास या तो कौन कौन सा रेशियो है, हमारा साइन रेशियो है, हमारा कॉस रेशियो है, हमारा टेन रेशियो है, उसके बाद हमारा कॉट रेशियो होता है, उसके बाद हमारा क्या होता है सेक रेशियो होता है, और लास्ट हमारा क्या होता है कॉसेक रेशियो होता है, ये हमारा 6 रेशियो है। अब बताइए सपोज करिए कि हमारा इस केस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा रेशियो लेकर हम अपना क्वेश्चन बनाएंगे, तो सपोज करिए कि हम आपको बताते हैं कि हमारा एंगल यहाँ है, ये एंगल हमारा थीटा दिया हुआ, ठीक, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और थीटा हमारा ये है। अब बताइए अगर ये थीटा दिया हुआ है, हम आपको केस बताते हैं, केस क्या बताते हैं कि आपको ना ए बी का लेंथ दिया हुआ है, देखिए हम आपको बताते हैं कि सपोज करिए आपको क्या लेना है और उसमें आप आंसर बताइएगा, कि सपोज करिए कि आपको ए बी, आपको तीन चीज है ना, ए बी, बी सी और ए सी। नहीं आपको मालूम होगा कि अगर थीटा इस केस में मतलब हम थीटा कहाँ रखें सी पर, तब बताइए अगर ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, ठीक, ए बी और बी सी दिया हुआ है, फिर आप थीटा निकालने के लिए क्या निकालिएगा, अगर आप ए बी दिया है, बी सी दिया हुआ, ए बी और बी सी दिया हुआ है, तो थीटा का कौन सा यूज करिएगा, तो कहिएगा सर देखिए आसान तो होगा कि अगर ये ए बी बी सी दोनों दिया तो हम लोग कोई भी रेशियो निकाल लेंगे, लेकिन सबसे आसान होगा कि ए सी का लेंथ निकालने के लिए अब तो हाइपोटेन्यूज का भी यूज करके निकाल सकते हैं, या नहीं तो अगर ए बी इस ए बी का यूज करेंगे और ए सी का लेंथ हमको चाहिए, तो बताइए ये ए बी दिया हुआ और ए सी चाहिए, ए बी दिया हुआ और ए सी चाहिए, तो बताइए क्या है, ये थीटा परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, तो बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस केस में आता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किस रेशियो में, तो कहेगा सर साइन के रेशियो में, तो साइन रेशियो ले लेंगे, या नहीं तो सर कॉसेक का रेशियो में भी तो आता है एच बट्टा पी, तो एच कॉसेक ले लेंगे। तो हम लोग ना उल्टा तो बहुत कम ही लेते, देखिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आप याद रखिए, इस कॉट का सेक का और कॉसेक का बहुत ही कम यूज करते हैं, हम लोग यूज इसी साइन और कॉस और टेन का ही करते हैं, इसी से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो सपोज करिए अब ये तो एग्जाम्पल हुआ, अब हम आपको एक बताते हैं, देखिए यहाँ आप बताइए कि क्या होगा, सपोज करिए कि आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है और हम आपको बोल रहे हैं क्या कि सब ये एंगल आपका थीटा दिया हुआ है, और ये ए है, ये बी है और ये सी है, और हम आपको बोल रहे हैं कि ए बी का लेंथ आपको दिया हुआ है, सपोज करिए ए बी का लेंथ आपको एक्स दिया हुआ है, और आपको निकालना है बी सी का लेंथ, आपको निकालना है ए सी का लेंथ, तो सपोज करिए बी सी का लेंथ निकालना है, थीटा आपको दिया हुआ है सी पर, तो क्या कहिएगा, तो कहिए सर देखिए बीसी निकालने के लिए हमको बीसी चाहिए और ये दिया हुआ, तो थीटा के सामने में ये दिया हुआ मतलब ये परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है और आपको क्या चाहिए बीसी चाहिए, मतलब बीसी क्या है बेस, बीसी क्या है बेस, तो बताइए परपेंडिकुलर और बेस किसका किस रेशियो में आता है, तो कहेगा सर 10 के रेशियो में आता है, तो हम इसमें 10 का यूज कर लेंगे। अच्छा एसी निकालना होगा तब, तो कहेगा सर एसी निकालना होगा तो हम लोग मालूम है आपको कि परपेंडिकुलर दिया हुआ और एसी चाहिए, तो मतलब किसका यूज करेंगे, तो ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है और एसी मतलब हाइपोटेनियस चाहिए, तो किसका यूज करेंगे हम लोग साइन का यूज कर लेंगे,
ठीक है। सो वो उल्टा देखिए, सपोज करिए थीटा यहाँ ना देखो, हम लोग मान लेते हैं थीटा ये दिया हुआ है, सपोज कि अल्फा से बात करते हैं आप, अल्फा पे, ये तो थीटा पे बात था। चलिए अब आप अल्फा भी बताइए, अगर अल्फा दिया रहता और ये ए बी का लेंथ ही दिया रहता, सपोज कि अल्फा दिया रहता और ए बी का ही लेंथ दिया रहता, तब आप क्या करते? ये अभी अल्फा दिया हुआ, ए बी का लेंथ दिया हुआ, अल्फा है दिया हुआ और ए बी का लेंथ, तो बीसी निकालने के लिए क्या करते? तो क्या सर बीसी निकालने के, देखिए बीसी मतलब अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर तो ये हो गया, परपेंडिकुलर तो ये होगा, तो परपेंडिकुलर आपको निकालना है और बेस दिया हुआ, तो भी क्या निकालते हैं आपको, ये बीसी निकालने का लोग टेन का यूज करते, किसका यूज करते? टेन का ही यूज करते ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, बेस है, तो हम लोग इसका निकाल कर आराम से निकाल सकते थे, क्योंकि अल्फा मालूम है हमको। अच्छा एसी निकालने के लिए क्या करते हैं आप, तो कहिएगा सर एसी निकालने के लिए आप देखिए ये एंगल दिया हुआ है, आपको बेस दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ, अभी तो आपको बेस दिया हुआ है ना, तो बेस और हाइपोटेनस का यूज कहाँ पर है, तो बेस और हाइपोटेनस का यूज कहाँ होता है, कॉस में होता है, तो कहिएगा सर कॉस का यूज कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा एसी निकल जाता, समझ में आ रहा है। तो यही कुछ एप्लीकेशन है, अगर हम आप देखिए कि जो चीज निकालना है आपको, जो चीज दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखिए कि एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है ना, वही परपेंडिकुलर होती है। देखिए अल्फा के सामने वाला ना बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला जो ए बी हो गया, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर है। तो ये बात हमेशा याद रखिए कि एंगल के सामने वाली जो होती है ना, एंगल के सामने वाली साइड ही क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और इस बात को अगर आप ध्यान रखिएगा तो आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा, ठीक है। तो चलिए आप स्टार्ट करिए, तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन जो है ना सीबीएसई 2023 में यानी 2023 में ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन को बनाइए तो क्या होगा इसका आंसर। चलिए बनाइए, वीडियो को पॉज करिए और देखिए, तो आप खुद से बना के देखिए तो बन रहा है आपसे कि नहीं, फिर हम आपको बनाएंगे और आप आंसर चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो एक बार बना के देखिए तो कैसे बनेगा ये। चलिए चलिए हम आशा करते हैं कि आप इसको बनाए होंगे, और देखिए आंसर चेक कर लीजिए क्या बोला है क्वेश्चन में, कि अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज, तो बोल रहा है कि क्वेश्चन क्या बोला कि एक 6 मीटर हाइट का एक पोल है, तो सपोज एक पोल है हमारा 6 मीटर हाइट का, तो ये हो गया हमारा 6 मीटर हाइट का एक पोल हो गया, ठीक। आगे क्या बोला कि कास्ट शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, बताइए शैडो कितना है, तो आपको मालूम है शैडो ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, तो शैडो कितना 2√3 मीटर का क्या है आपका शैडो है। तो बोल रहा है कि देन सन्स एलिवेशन इज, बताइए तो सन का एलिवेशन कितना होगा, अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट शैडो 2√3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, देन द सन्स एलिवेशन इज, तो बताइए सन्स का एलिवेशन क्या होगा, तो आपको मालूम है सन तो ऊपर होगा, यहाँ होगा ना टावर, टावर मतलब सन, टावर वो हम आपको बताए थे अभी, टावर हो या सन वाली बात हो तो ऊपर वाली बात होता है, यानी एलिवेशन एंगल कौन सी होगी, तो एलिवेशन एंगल ये होगी, हमारा एलिवेशन एंगल कौन होगा, ये होगा एलिवेशन एंगल। तो बताइए एलिवेशन एंगल कैसे निकलेगा, एलिवेशन का एंगल कैसे निकलेगा आपको बताइए। आपको मालूम है कि इसके सामने में पी दिया हुआ है, ये क्या हमारा पी है और ये क्या हमारा बी है, पी और बी आपको मालूम है, आपको पी मालूम है, आपको बी मालूम है, तो आप एलिवेशन एंगल थीटा कैसे निकालिएगा, तो कहेगा सर देखिए पी और बी मालूम है, तो पी और बी किस रेशियो में आता है, आपके पास 6 रेशियो था ना, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, तो आपके पास पी और बी किस रेशियो से आप बनाइएगा तो आसान रहेगा, तो हम आपको बोला जो मेन रेशियो है ना साइन कॉस टेन, उसी तीनों में से सोचिए कि किस रेशियो से हम बनाएंगे, तो पी और बी किस में आता है, टेन में आता है, तो कहेगा सर देखिए टेन में आता है, तो टेन थीटा कितना होगा, तो टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि टेन थीटा कितना हो गया आपका, परपेंडिकुलर आपका 6 है, तो कहिएगा सर 6 बाई बेस कितना है 2√3, तो कहिएगा सर 2√3, इसको कट कर लीजिए कितना हो जाएगा ये, तो कहिएगा 2 से कट करेंगे 2 3 जा 6, तो हमारा टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा आ गया 3/√3, और आपको मालूम है थ्री को हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, वाई में √3, तो यहाँ से √3 क्या हो गया कैंसिल, एक √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या मिला टेन थीटा कितना मिल गया √3, कितना मिल गया टेन थीटा, टेन थीटा आ गया आपका √3। अब बताइए टेन थीटा √3 है, तो टेन थीटा √3 टेन थीटा में किसका वैल्यू होता है, √3 टेन थीटा में किसका, टेन टेन रेशियो में किसका वैल्यू होता है, तो कहेगा सर टेन रेशियो में टेन 60 डिग्री होता है √3, टेन 60 डिग्री कितना होता है √3 होता है, तो यहाँ से आपका टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, तो बताइए एलिवेशन एंगल जो थीटा है वो कितना निकल गया, तो कहेगा सर थीटा जो हो गया वो 60 डिग्री निकल गया, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन से, तो कहेगा सर हमारा जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 60 डिग्री एकदम सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इसको देखिए, आपको आपको समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ में आया तो आप इसको फिर से देखिए कि कैसे हम बना रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बना के देखिए आप इसको कैसे बनाइएगा इस क्वेश्चन को।
इस क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और बनाइए, जैसा बोल रहा है आपको फिगर वैसे ही बनाना है, ठीक है। क्या बोला इसमें, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार पार्क ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई टावर इज 30 डिग्री। क्या बोला, नहीं हिंदी में देखिए इसको, क्या बोला कि 150 मीटर ऊंची मीनार से शीर्ष से, मीनार के शीर्ष से सड़क पर खड़ी एक कार का अनुमान कोण दिया हुआ कितना, 30 डिग्री। मतलब कितना मीटर ऊंचा रहा है, मतलब टावर का लेंथ कितना, 150 मीटर। देखिए तो ये आपका टावर का लेंथ हो गया। सपोज करिए टावर ये है आपका, ये 150 मीटर का क्या हो गया, टावर हो गया। क्या बोला, यहां से बोल रहा है ये कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। तो बताइए आंख तो यहाँ पर है ना, आंख तो यहाँ होगा, तो डिप्रेशन एंगल क्या होगा, लाइन ऑफ ग्राउंड। अब क्या बोला, कार पे कार खड़ी है, तो ग्राउंड ये है, ग्राउंड ये है, मान लीजिए कार यहाँ पर खड़ी है, कार कहाँ है, यहाँ खड़ी है। तो अगर ये आंख यहाँ, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो बताइए ये ऐसे देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे ना हम लोग। तो डिप्रेशन डिप्रेशन एंगल कौन लगा, अभी हम बताए थे आपको, डिप्रेशन एंगल जो होता है वो क्या होता है, आंख के पैरेलल जो लाइन जाती है ना, ये एंगल होगी कितना, 30 डिग्री, क्योंकि ये एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हमारा जो अवनमन कोण दिया है, यानी कि डिप्रेशन एंगल जो दिया है वो कितना दिया है, 30 डिग्री। तो अवनमन कोण ये हुआ 30 डिग्री। अभी हम बताए थे आपको पिछले स्लाइड में, देखिए आप देखे होंगे कि अगर ये लाइन और ये लाइन क्या है, दोनों पैरेलल है, क्योंकि ग्राउंड लाइन और ये आई लाइन दोनों पैरेलल है। तो अगर ये 30 डिग्री है तो क्या ये एंगल भी 30 डिग्री होगा क्या, बताइए, ये एंगल भी तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो आपको पूछा क्या है, द डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द टावर। तो बोलता है ये जो कार है, ये क्या है, हमारा कार है, और ये हमारा क्या था, टावर है। तो इस टावर से इस कार का डिस्टेंस कितना है, यानी ये लाइन, ये बोला है आपको निकालने के लिए। तो बताइए क्या कैसे बनाइएगा। तो कहिएगा आप सर देखिए ये दिया हुआ है और ये हमको चाहिए, मतलब थीटा के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर आपको मालूम है, और आपको कार का डिस्टेंस टावर से जो निकालना है वो क्या आपका बेस है, तो बेस आपको चाहिए। तो बताइए परपेंडिकुलर और बेस किस रेशियो में आता है, परपेंडिकुलर और बेस। तो क्या सर परपेंडिकुलर और बेस का जो रेशियो था वो किस में है, तो वो है हमारा 10 में। तो हम लोग 10 लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे हम, देखिए कहेंगे हम सब 10, ये कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो आपका 10 30 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब बताइए 10 30 डिग्री कितना होता है, तो 10 30 कितना होता है आपका √3, यानी आप एक बार लिख लीजिए खुद से, 10 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर कितना आपका 150, और बेस आपको चाहिए, तो बेस आपको चाहिए, मान लीजिए आपको, अगर आप इसमें अगर आप नाम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ बोला टावर, तो अगर टावर को लेट कर देंगे, लेट कर सकते हैं, लेट टावर, द लेंथ ऑफ द टावर इक्वल टू ए बी इक्वल टू 150 मीटर। अगर ऐसा करके लेट कर रहे हैं, आप बना रहे हैं, एग्जाम में जाइएगा तो ऐसे ही बनाइएगा लेट करके। अभी तो हम आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं कि देखिए कैसे बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कितना होगा, तो कहेगा सर ये हमारा है, सपोज करिए बेस हमारा मान लेते हैं एक्स, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ये विच एक्स मीटर है। तो ये होगा आपका एक्स आ गया। तो 10 30 डिग्री कितना होता है, तो कहेगा 10 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। अभी आपको ये याद करना होगा, 10 30 का वैल्यू आपका 1/√3 होता है, ये आपको याद करना होगा। अगर याद नहीं है तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो कितना होगा 1/√3 अपॉन इक्वल टू कितना होगा 150/x। अब ये x का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो कहेगा सर क्रॉस कर दीजिए, क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो क्रॉस जैसे ही करेंगे तो x का वैल्यू कितना निकल गया, तो यहाँ से x कितना निकलेगा 150√3। ये कितना आ गया 150√3 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो आंसर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए ना, देख लीजिए मीटर में आंसर चाहिए। तो x कितना आ गया 150√3, यानी कि आपको डिस्टेंस ऑफ द कार टावर से कितना होगा 150√3, मतलब 150√3। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इस क्वेश्चन को देखिए खुद से बना के देखिए पहले, उसके बाद आप हम आंसर मिलाइएगा हमसे जब हम बनाएंगे, तो पहले खुद से बनाइए। चलिए देखिए कैसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, रस्सी बोलते हैं, ठीक है। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बिटवीन अ काइट एंड अ पॉइंट, क्या बोला, एक काइट और एक पॉइंट के बीच में का जो लस्सी का लेंथ है ऑन द ग्राउंड इज 85 मीटर, वो कितना है 85 मीटर है। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एंगल थीटा विद द ग्राउंड लेवल सच दैट द tan थीटा इक्वल टू 15/8। देखिए क्वेश्चन क्या वाला, पहले क्वेश्चन को बना लीजिए। एक आपका यहाँ पर काइट है, सपोज करिए यहाँ पर क्या था, एक काइट उड़ रहा था, ठीक। ये काइट जो है ना एक एक ग्राउंड पर एक पॉइंट है, सपोज कि यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो है ये काइट, इस पॉइंट से जो एक काइट है कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा बना रहा है, कितना बना रहा है थीटा। और बोल रखा है आपका होगा टेन थीटा का जो वैल्यू है ना वो कितना है 15/8 है, 15/8 है। अब तो अगर ये थीटा है और 15/8 बोला है, इसका मतलब कौन बताइए टेन थीटा क्या होता है, तो ऐसा टेन थीटा जो होती है, टेन थीटा जो होती है परपेंडिकुलर बाय बेस होती है। यानी कि टेन थीटा का वैल्यू कितना है 15/8, तो 15/8 को परपेंडिकुलर बाय बेस, तो आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया 15, तो ये लेंथ हो गया 15 और बेस 8, तो ये लेंथ हो गया 8। अब बताइए हाइपोटेन्यूज का यूज आप कर करके ये लेंथ निकाल ही सकते हैं, रस्सी का लेंथ, यानी तो आपको मालूम है, या तो दूसरा हम रेशियो से बना लेंगे तो उससे भी बन जाएगा। बताइए क्या बोला ये,
अब ये बोला है कि रस्सी की लंबाई जो है ना वो 85 मीटर है। रस्सी की लंबाई कितना है? 85 मीटर। बताइए रस्सी की लंबाई मतलब कौन सा? ये लंबाई कितना दिया? 85 मीटर। ठीक। तो बोल रहा है कि पतंग जमीन से कितनी ऊंचाई पे है? तो बोल रहा है कि ये जो पतंग है ना, इस पतंग की ऊंचाई बोल रहा है, ये जो ऊंचाई है ना एच, मान लीजिए ये एच है, इसी का वैल्यू आपको बोल रहा है निकालने के लिए। तो बताइए आप कैसे निकालिएगा? तो क्या सर, देखिए हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। सपोज करिए हमारा ये क्या दिया हुआ है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। अभी इसी थीटा से बात करते हैं, ठीक है, साइन थीटा से हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम साइन थीटा से बात करें तो बताइए, तो ये 15 है, ये 8 है, तो हमारा साइन पाइथागोरस के थ्योरम से ये 15 और 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये कहिएगा सर ये 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। तो साइन थीटा कितना होगा? तो कहिएगा सर साइन थीटा जो होगा ना वो क्या होगा हमारा, यहाँ अगर हम साइन थीटा की बात करें, क्योंकि हमको ये चाहिए एच चाहिए और ये हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो हमको साइन थीटा कितना होता है? तो टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज पी बाय एच। अच्छा साइन थीटा कितना होगा? तो इधर पी बाय एच, पी बाय एच का वैल्यू कितना होगा? तो सर एच बाई 17 कितना होगा? ये सॉरी नहीं, सॉरी एच बाई 17 नहीं, ये 15/17। ये 17 जिस केस से आया उसमें कितना है? 15 है। तो क्या कहिएगा एंगल? कहिएगा सर 15/17, 15/17 हो गया ना, 15/17। अब बताइए 15/17 जो है क्या इस किस केस के लिए? तो 15/17 हमारा तो ये मेन केस है, लेकिन हमारा अगर एक्चुअल वैल्यू में देखा जाए तो ये 15/17 किसके बराबर है? तो कहिएगा सर 15/17 जो है ना h/85 के बराबर है। किसके बराबर है? h/85 के बराबर, h/85 के बराबर। समझ में आ रहा है आपको? देखिए हम आपको हाइट मान, इसको हम लोग हाइट माने, हम लोग रेशियो एंगल में बात करें तो टेन क्या है? 15/8। 15/8 मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर आपका 15 हो गया, बेस आपका 8 हो गया, तो हाइपोटेनियस की मदद से निकालिएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम होगा 15 और 8 में ट्रिपलेट क्या होगा? तो 15 8 से अगर हाइपोटेनियस निकालिएगा तो कितना होगा? ये 17 आ जाएगा। कितना आ गया? 17। तो ये आ गया 17। अब अगर ये 17 आ गया तो साइन टेन थीटा का 15/8 है, तो साइन थीटा क्या होगा? पी बाई एच मतलब 15/17। क्या ये थीटा टेन साइन थीटा इसी का वैल्यू 15/17 है? और अगर हम एक्चुअलिटी में बात किया जाए, एक्चुअल में कितना है, तो कहिएगा सर देखिए ये तो हाइट है इस टावर का, और ये इसका क्या है? रस्सी की लंबाई है 85, तो क्या ये h/85 होगा? हाँ सर h/85 होगा। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो अब इसको वैल्यू निकालिएगा तो देखिए कितना होगा ये। तो अब या तो क्रॉस कर दीजिए या तो कट कर दीजिए, क्या होगा? 17 5 जा 85। तो एच कितना निकल गया? 15 5 जा 75। तो एच कितना निकल गया? 75 मीटर निकल गया आपका वैल्यू। तो कौन सा आंसर होगा? देखिए तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसका राइट आंसर है। चलिए इसको आप एक बार खुद से भी देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में खासकर ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन देखिएगा इसी ऐसे करके देगा कि टेन थीटा दे देगा आपको, या साइन थीटा दे देगा आपको, या कॉस थीटा दे देगा आपको, या कॉट थीटा दे देगा आपको, और बोलेगा एक्चुअल में लेकर, मतलब प्रैक्टिकल में क्वेश्चन देकर कि आपका मान लीजिए रस्सी की लंबाई दे देगा, या यहाँ एक लाइन तार की लंबाई दे सकता है, रोप की लंबाई दे देगा, ठीक है, वायर की लंबाई दे देगा, और बोल देगा कि हाइट निकालो, या बोल देगा डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम द पॉइंट निकाल दो, ये निकालो। तो आपको इसी तरीके से बनाना है। क्या बनाना है आपको? जो थीटा दिया रहेगा और जो चाहिए उसका पहले हम लोग पाइथागोरस के थ्योरम से क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे, और उसके बाद हम लोग एक्चुअल में सोचेंगे कि यार भाई इसका हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक्चुअल में ले जाकर हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से सोचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है क्वेश्चन ये? तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द हाइट ऑफ वर्टिकल फोल्ड इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द साइड ऑन द ग्राउंड, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम इज। क्या बोला? कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई जो है ना जमीन पर उसकी छाया की लंबाई का √3 गुना है, तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण कितना, मतलब एलिवेशन एंगल बनाना है आपको। कैसे बनाना है? तो बोल रहा है कि अगर एक हाइट ऑफ वर्टिकल पोल जो है वो √3 टाइम्स है लेंथ ऑफ साइडों से। तो सपोज करिए कि हमारा एक टावर है, यहाँ हम लोग बात करते हैं कि सपोज करिए एक हमारा एक पोल है, ये पोल वाली बात बोला ना, पोल है और यहाँ इसकी साइड हो। ठीक, ये पोल है, यहाँ एक इसका साइड है, तो यहाँ से इसका एलिवेशन एंगल कहाँ से बनेगी? ये इसका एलिवेशन एंगल बनेगा, ये आपका एलिवेशन एंगल थीटा होगा। ठीक, अब क्या बोला? द हाइट ऑफ वर्टिकल पोल जो है वो √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ शैडो है। मतलब अगर मान लीजिए ये एक्स है, बट ये शैडो है, अगर एक्स है तो इसका जो हाइट है ना वो क्या होगा? इसका √3 टाइम्स हो गया, मतलब x√3 हो गया, ये इसका हाइट हो गया। ठीक है, ये एक्स का हाइट होगा। क्यों? तो देखिए यहाँ क्वेश्चन में बोला है एकदम, यहाँ देखिए क्वेश्चन देखिए पढ़िएगा, तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइट ऑफ वर्टिकल पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो। मतलब शैडो के लेंथ से √3 टाइम्स क्या है? ज्यादा गुण मतलब बड़ा है कौन? उसका
हाइट है। तो बताइए एलिवेशन एंगल क्या होगा, सन जो का जो एलिवेशन होगा थीटा क्या होगा। तो बताइए अगर आप इसको देखिएगा तो बोलिएगा सर देखिए थीटा के सामने वाला तो हम लोग जानते हैं परपेंडिकुलर होगा, तो ये तो आपका परपेंडिकुलर है और ये क्या है आपका, तो सर बेस है। अब परपेंडिकुलर बेस किसके रिलेशन में आता है, तो सर परपेंडिकुलर बेस हम तो पढ़ चुके हैं, परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, किस रेशियो में, 10 के रेशियो में आता है। तो क्या कहेगा सर, यहाँ से हम लोग निकालेंगे टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है आपका x√3 और अपॉन में कितना है x, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, x से x कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा कितना आ गया, तो कैसा टेन थीटा आ गया √3। अब बताइए टेन थीटा, टेन के √3, टेन में किसका वैल्यू होता है, तो कहेगा टेन √3 जो है टेन में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो टेन से टेन क्या हो गया, कैंसिल हो गया, टेन से टेन कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया, थीटा आपका 60 डिग्री आ गया, तो यही आपका क्या होगा आंसर हो गया। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है आपका 60 डिग्री, तो कहेगा सर हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 60 डिग्री, ये आपका राइट आंसर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5, देखिए बनाइए इस क्वेश्चन को, आप खुद से वीडियो को पॉज करिए, खुद से बना लीजिए पहले और चेक करिए कि आपका आंसर आ रहा है सही से या नहीं आ रहा है, आप समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। जब हम इसको बनाएंगे तो आप आंसर एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए आशा करते हैं कि आप बनाए होंगे आप इसको, और देखिए आंसर चेक कर लीजिए क्या है आंसर। तो कहिएगा सर कि क्वेश्चन है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड लेवल फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई टावर, बोले बताइए हाइट ऑफ टावर कितना दिया है 75 मीटर, तो बताइए एक टावर है, ये टावर इसका कितना है 75 मीटर ऊंचा है, तो 75 मीटर हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि द डिप्रेशन एंगल जो है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ कार, ये कार का मान लीजिए यहाँ एक ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे ही कार होगा, तो मान लीजिए यहाँ पर कार है, इस कार का डिप्रेशन एंगल कितना है 30 डिग्री, मतलब देखिए इस ये तो पहले पहले यहाँ आंख होगी, टावर से देखेगा ना, द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, आपको ये निकालना है और ये देखेगा कहाँ से, यहाँ से देखेगा कार को, इस आंख तो हमारा यहाँ होगा ना, यहाँ से देखेगा, तो यहाँ से देखेगा तो ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, ये हो गया आपका लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट होगी, तो बताइए ये इसका हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो 30 डिग्री कौन है, ये 30 डिग्री है, तो आपको मालूम है अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल 30 डिग्री हो गया, दोनों बात सेम है ना, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है सेम होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर अगर सेम होगा तो ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ठीक। अब बताइए 75 है, आपको निकालना क्या है, वो लिखे निकालना है डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, मतलब ये जो कार है ना, ये कार, इस कार का डिस्टेंस निकालिए इस टावर के बेस से, तो सपोज करिए मान लेते हैं अभी x मीटर, लेट कर लेते हैं x है, ठीक है, और मीटर में निकालना है तो लेट कर लेते हैं x है। तो बताइए आपको क्या दिया है, थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री, और आपको हाइट दिया है, मतलब थीटा के सामने में जो आपका दिया हुआ वो क्या होता है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने में जो वैल्यू दिया रहता है वो क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, और आपको जो निकालना है वो क्या हमारा बेस है, तो बताइए परपेंडिकुलर बेस किसके रिलेशन में आएगा, तो अभी कहिएगा सर 10 के रिलेशन में आएगा, तो बताइए क्या होगा यहाँ से, तो कहिएगा सर 10 30 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना 75, बेस कितना लेट किया हम लोग x, ठीक। अब बताइए 10 30 डिग्री होता कितना है, तो कहिएगा सर 10 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√3, 1/√3, तो 1/√3 आ गया, ये क्या हो गया आपका 75/x, अब क्रॉस कर दीजिए, तो क्रॉस करिएगा तो क्या होगा ये x बराबर क्या होगा 75√3 मीटर। सोचिए कितना आसान है ये क्वेश्चन, है ना। अब इसी तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपका देखिए x का वैल्यू मतलब डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम द टावर कितना हो गया 75√3 मीटर, तो बताइए 75√3 कौन सा ऑप्शन है, 75√3 आपका ऑप्शन नंबर सी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अब इसको बनाइए खुद से, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 तो बताया द टॉप्स ऑफ टू पोल्स ऑफ द हाइट 16 मीटर एंड 10 मीटर, क्या बोला कि दो पोल है जिसका हाइट है 16 मीटर और एक का है उसका जिसका हाइट है 10 मीटर, तो दो पोल है, तो मान लेते हैं आपका दो पोल यहाँ, एक पोल मान लेते हैं यहाँ से, एक पोल ये है 16 मीटर का और एक पोल है 10 मीटर का, मतलब ग्राउंड लेवल तो सेम होगा ना, तो ग्राउंड लेवल सेम होगा, तो बताइए यहाँ ग्राउंड लेवल है, एक पोल मान लेते हैं ये पोल है कितना 10 मीटर, बताइए कोई भी जो पोल होगा, कोई भी जो टावर होगा और कोई भी जो बिल्डिंग होगा तो ग्राउंड लेवल पे ही होगा ना, हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा ना, इसलिए तो अब ये 16 मीटर है, ये 10 मीटर है। अब क्या बोला आगे देखिए, आर कनेक्टेड बाय अ वायर, मतलब दोनों पोल का जो टॉप है, ये जो टॉप है ये टॉप, ये दोनों टॉप को किससे कनेक्ट कर दिया गया, एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया, तो सपोज करिए कि एक वायर है, ये वायर है हमारा, इस वायर से क्या कर दिया इसको कनेक्ट कर दिए,
ठीक, आगे पढ़िए क्या बोला, इफ द वाइड मेक्स एंगल 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, बताइए अब ये जो वाइड है ना हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री बना रहा है, देखिए क्या बोला है 36 के साथ 30 डिग्री बना रहा है, ठीक, तो बताइए हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री मतलब बताइए हॉरिजॉन्टल कहाँ है, क्योंकि सर हॉरिजॉन्टल तो ये लाइन है, तो बताइए अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो यहाँ भी तो हॉरिजॉन्टल है, तो इसके जस्ट पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए, ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया, तो ये लाइन ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो बताइए अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया क्योंकि इसके जस्ट पैरेलल है, ये इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना एंगल बना रहा है, तो कहिएगा सर 30 डिग्री बना रहा है, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री, कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, ठीक है, इफ द वाइड मेक्स अ एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना बना लिया 30 डिग्री बना लिया, बोला देन द लेंथ ऑफ वाइड इज, तो बोल रहा है आपको कि इस वाइड का लेंथ बताइए, आपका वाइड तो यही था ना, इस वाइड का लेंथ बताइए, तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि वाइड का लेंथ सपोज कर लीजिए एक्स है, सपोज कर लीजिए वाइड का लेंथ क्या है एक्स है, तो बताइए तो क्या होगा, तो कह सकते हैं कि ये 10 है तो यहाँ से अगर यहाँ इस ये जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो 10 ही होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 10 ही होगा, तो बताइए पूरा टोटल हमारा क्या है 16 है, ये टोटल हमारा कितना था 16 था, ये 10 है तो ये लेंथ कितना हो गया, तो कहेगा सर 6 हो गया, ये कितना हो गया 6 मीटर हो गया, अब बताइए ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, तो आपको परपेंडिकुलर मालूम है और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए ये x यानी कि ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस, क्या है ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस, तो बताइए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस किसके रिलेशन में आता है, P और H, बताइए किस में आता है, तो कहिएगा सर साइन में आता है, किस में आता है साइन में, तो आप इसको साइन लगा दीजिए, तो आपका होगा क्या साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री क्या होगा P बाई एच, और P बाई एच मतलब P कितना है आपका 6 है और H कितना है आपका, H आपका है x, कितना है x, तो ये आ गया आपका x, अब बताइए साइन 30 डिग्री कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री कितना होगा 1/2, आपको याद होगा साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, ठीक है, तो ये 1/2 हो गया, ये कितना हो गया 6/x, अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो जब सॉल्व करिएगा तो x का वैल्यू कितना हो गया 6 टू जा 12, क्रॉस करिएगा ना तो 6 टू जा कितना होगा 12 मीटर, यानी कि हमारा जो वाइड का लेंथ हो गया वो कितना हो गया 12 मीटर, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है 12, कहिएगा सर ऑप्शन नंबर बी जो है वो 12 मीटर है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप अच्छा से देखिए, आप इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, हर बार एग्जाम में आता है, बीएसबी बीएसईबी बोर्ड में या सीबीएसई बोर्ड हो गया या एसईसी बोर्ड हो गया उसमें हर बार इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है कि आपको पोल का लेंथ या बिल्डिंग का लेंथ आपको क्या अलग अलग दे देगा, बोल देगा आपको निकालने के लिए, तो ये क्वेश्चन अच्छा है, और देखिए अभी हम ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन है, ठीक है, हम आपको जब सब्जेक्टिव बनाएंगे तो हो सकता है देखिए यहाँ क्या क्या है, ये दोनों टॉप को मिला दिया है, अब जब सब्जेक्टिव बनाइएगा ना लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा तो देखिए बोलेगा कि एक पोल का जो टॉप है वो दूसरे पोल के बॉटम से मिला दिया गया है और तब आपको एंगल बोल देगा कि भाई एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है या जो भी है, इस तरह से दे देगा क्वेश्चन, तो वहां हम लोग वो सब क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा, तो हम आपको जब लॉन्ग पढ़ाएंगे अभी तो ये तो ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन आपको हम बताएंगे कि शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन पर, ठीक है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, तो अभी हम लोग अभी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आता है किस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है उस तरह के क्वेश्चन को हम लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, तो आशा है कि आपको इस क्वेश्चन को सीखे होंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप इसको जो देख बनाइए, जितना भी क्वेश्चन हम आज आपको बताएंगे आई थिंक 10 से 11 क्वेश्चन बताएंगे हम अभी इस चैप्टर में, अभी जो हम इस वीडियो में, तो अभी तक हम कला कहाँ तक देख चुके हैं, कला चैप्टर सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग बना चुके हैं ना, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम देख चुके हैं, तो जब हम आपको इसे पूरा चैप्टर पढ़िएगा मतलब ये पूरा आप एमसीक्यू देख लीजिएगा तो आपको लगेगा कि हाँ एमसीक्यू का क्वेश्चन अब हमसे बन जाएगा, और जब एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब छोटा छोटा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन से आपको आइडिया आ जाएगा, क्या चीज का, इस क्वेश्चन से आइडिया आएगा, ठीक, जब तक आप इस क्वेश्चन को बताइए बनाइए, जब हम आपको बोल रहे हैं कि इस चैप्टर को जब सॉल्व करिएगा ना आप तो आपको एक आइडिया क्या आएगा कि हम किसी भी क्वेश्चन को सोचते कैसे हैं, हम किस रेशियो को निकाल लगाएंगे, मान लो क्या चीज हमारा दिया हुआ है और हम क्या चीज लगाएंगे, कौन सा रेशियो लेके आएंगे ताकि हमारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 7 बना के देखिए तो क्या होगा, कैसे बनेगा ये, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है, सीधा बोर्ड में आएगा ऐसे और बच्चा का टेस्ट कर लेता है कि आप बच्चा जानता है या नहीं जानता, जो स्टूडेंट है वो, अभी हम आपको बताए थे ना जब हम आपको एलिवेशन एंगल बता रहे थे तो बहुत ईजी है एलिवेशन एंगल, क्या आंख से ऊपर देख रहे हैं एलिवेशन एंगल है, लेकिन डिप्रेशन एंगल जो है यानी अवनमन कोण जो है वो उसमें बहुत झोल है, वो उसको समझना समझिए एक हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि स्टूडेंट क्या जानता है कि अगर जो एंगल है ना वो जो एंगल दिख रहा है हमको वही एंगल डिप्रेशन का, नहीं ऐसा नहीं होता है, डिप्रेशन एंगल कुछ और ही कंसेप्ट है उसका, तो आप इसको देखिए तो एक बार इसको बताइए तो क्या होगा इसका आंसर, तो इसको एक बार बना के देखिए कि इसका डिप्रेशन एंगल जो होगा वो कितना होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है ये, अब आपको जो होमवर्क आपको देंगे उसमें शायद इस तरह का क्वेश्चन है एक,
तो आप एक बार इसको बना के देखिए कैसा होगा। तो चलिए बनाए होंगे आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर द एंगल ऑफ डिफ्यूजन फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पॉइंट डी एंड ई, मतलब एक जो ऑब्जर्वर है वो डी पॉइंट से देख रहा है और एक क्या कर रहा है ई पॉइंट से देख रहा है। तो चलिए हम आपको फिगर बना लेते हैं। आपको इस फिगर में ही समझेगा तो चलिए इस फिगर से ही समझ लीजिए कि एक डी पर है एक ई पर है। ठीक है, एक डी पर है और एक ई पर है। अब बोल रहा है कि किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ओ, एट ए पर जो ऑब्जेक्ट है ना उस ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है ये देख रहा है। देखिए एक मान लीजिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से एक ऑब्जर्वर इसको देख रहा है और इसी पॉइंट को एक ऑब्जर्वर जो है ये यहाँ से देख रहा है। ठीक है, एक पॉइंट हमारा क्या है, ई पॉइंट है और ये पॉइंट जो हमारा वो क्या है, वो हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ से देख रहा है तो सपोज ये एंगल हो गया इसका, और एक यहाँ से देख रहा है तो ये एंगल हो गया इसका। ठीक, चलिए ये एंगल दिया हुआ है तो ये एंगल दिया है 60 डिग्री। आप बताइए ये 60 डिग्री है और ये पूरा एंगल कितना है, ये पूरा एंगल 60 डिग्री है। ये पूरा एंगल कितना है, 60 डिग्री है। आपको बोल रहा है क्या क्वेश्चन में कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बताइए फ्रॉम द ऑब्जर्विंग पॉइंट डी। पहले है डी दिया हुआ था, डी से बताए तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होगा, मतलब अवनमन कितना कितना होगा। तो कहेगा सर देखिए देखिए आपको बताए थे कि डिप्रेशन एंगल का मतलब क्या होता है कि हमारा आंख यहाँ पर है और आंख से जो हर ये देखिए ये तो आपका लाइन ऑफ साइट हो गया ना, ये जो लाइन दिख रहा है देखिए आपको, ये जो येलो कलर का जो लाइन दिखाया है अभी आपको, ये लाइन ऑफ साइट है इसके लिए। ये जो लाइन ऑफ साइट है तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि आंख कहाँ पर है, यहाँ पर आंख है तो आंख के सीधा लाइन खींचेगा तो बताइए आंख के सीधा लाइन ये हो गया ना ये लाइन। तो एंगल ऑफ डिप्रेसिएशन जो होगा, जो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन ये एंगल होगा, ये एंगल होगा। बताइए ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना होगा, तो कहेगा सर 30 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर ऐसे होगा ना। यहाँ से बताइए अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, तो कहे सर ये एंगल 30 डिग्री होगा, क्योंकि तब तो 90 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री होगा। अब अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द पॉइंट डी टू ए क्या होगा, तो कहे सर 30 डिग्री होगा। तो आपका डी से जो बनेगा वो कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो मतलब पहला आंसर क्या होगा, 30 डिग्री। तो बताइए कौन सा ऑप्शन गलत है आपका, देख लीजिए पहले चेक ही कर लीजिए। ऑप्शन नंबर ए में पहले बोला डी से, तो ऑप्शन नंबर ए 60 दे दिया तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी देखिए 60 से स्टार्ट है तो ये भी गलत है। या तो ऑप्शन नंबर सी सही है या तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अब चेक कर लीजिए आप, अगला देख लीजिए, अगला ई से देख लेते हैं। जब ई से चेक करेंगे हम, देखिए जब ई से आप चेक करिएगा तो क्या होगा, जब आप ई से चेक करिएगा तो यहाँ से बताइए, यहाँ से क्या होगा, तो क्या सर देखिए ये डिफ्रेक्शन एंगल का मतलब ये लाइन ऑफ साइट हुआ, ये जो व्हाइट लाइन खींचे हम, ये हुआ इसका लाइन ऑफ साइट। और इसके आंख से हम इधर खींचेंगे तो ये इसका क्या होगा, ये होगा इसका हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, यानी आई लेवल है। तो डिप्रेशन एंगल कौन होगा, ये एंगल हो गया, कौन हो गया, ये एंगल। अब बताइए ये एंगल जितना है उतना ही तो ये एंगल है कि नहीं है, बताइए ये एंगल जितना है उतना ही तो ये एंगल है ना। तो ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, बताइए। क्योंकि आप बता पाओगे ये लाइन और ये लाइन क्या है आपका पैरेलल है, तो ये 60 डिग्री होगा तो अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी 60 होगा तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। तो आपका दूसरा आंसर क्या होगा, 60 डिग्री। यानी कि आपका फाइनल आंसर हो जाएगा डी से 30 डिग्री और ई से 60, 30-60 डिग्री आंसर होगा। बोले 30-60 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है क्या, नहीं 30-30 ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है 30-60, तो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको स्टार मान लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन में स्टूडेंट गलत करता ही करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो दिख रहा है हाँ वही आंसर है। नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। डिप्रेशन एंगल का मतलब कि आप जहां खड़े हैं वहां से लाइन ऑफ साइट और वहां से आपके आंख से जो एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है ना, उस उस लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच का एंगल को हम लोग डिप्रेशन एंगल बोलते हैं या अवनमन कोण बोलते हैं। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक, चलिए तो आशा करते हैं कि आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कुछ बोला नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा। देखिए इसमें कुछ नहीं बोला है, आपको सीधा बोल दिया है क्या, द साइड ऑफ टावर, मतलब टावर का साइड इज इक्वल टू द हाइट, मतलब 10:45 AM, मतलब 10:45 जब हो रहा था, 10:45 हो रहा था, तो बोल रहा है कि उस टाइम जो है ना एक टावर है और एक टावर का हाइट और उसके शैडो का हाइट क्या है, इक्वल है। एक ये टावर है आपका और ये इसका शैडो है, इस दोनों का हाइट क्या है, इक्वल है। मतलब ये अगर मान लीजिए एक्स है तो ये भी कितना है, एक्स है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी ऐसे पूछ देता है, या तो टाइम दे देगा नहीं तो वो बोल देगा कि एट सम टाइम, ऐसे कभी क्वेश्चन आता है एट सम टाइम द शैडो ऑफ द टावर इज इक्वल टू द इट्स हाइट। ठीक है ना, देन फाइंड द सन्स एल्टीट्यूड या फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सन्स, ऐसे करके भी पूछ देता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो सम टाइम बोल देगा, टाइम देखिए टाइम क्या कर दिया यहाँ दे दिया है, मतलब टाइम इंडिकेट कर दिया है। मतलब 10:45 AM का यूज है क्या कुछ,
कुछ नहीं है, आपको बता रहा है कि उतना बजे टावर का शैडो और टावर का हाइट दोनों का लेंथ क्या था, इक्वल था, यही बता रहा है आपको। बताइए ये एंगल होगा, मतलब एलिवेशन मतलब सन्स एल्टीट्यूड, मतलब ये सन का एल्टीट्यूड निकालिए, मतलब सन का एलिवेशन एंगल बताइए, तो ये एंगल थीटा बताना है आपको। तो बताइए आपको क्या है, ये आपको परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। और ये क्या है आपका बेस, तो पी और बी दिया हुआ है, तो बताइए पी और बी किस में आता है, तो कैसे पी और बी जो होता है वो टेन के रेशियो में आता है, किस में आता है, टेन में। तो बताइए टेन कितना हो गया, तो कैसे टेन थीटा हो गया आपका एक्स बट्टा एक्स, मतलब पी बट्टा बी होता है ना, पी बट्टा बी, तो कितना हो गया एक्स बाई एक्स, और एक्स बाई एक्स करके कितना हो गया एक। तो बताइए टेन थीटा एक किसका वैल्यू होता है, तो आपको ये कैसा टेन 45 डिग्री जो होता है वो वन के बराबर होता है, किसके बराबर, टेन 45 जो होता है वो वन के बराबर, टेन टेन कट गया, तो फाइनली आपका थीटा कितना आ गया, तो फाइनली जो हमारा थीटा हो गया वो कितना आ गया 45 डिग्री हो गया। तो हमारा जो आंसर हो गया वो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। बी आपका आंसर हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत हल्का है कि इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बच्चा कंफ्यूज कहाँ करता है कि 10:45 वो तो कभी पढ़ा ही नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन होगा, उसमें टाइम भी दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा तो उसका यूज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था कि आपको टाइम दे दिया है 10:45 AM या 1 PM या 2 PM या आपको 11 PM, ऐसे 11 AM ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा और बोल देगा आपको निकालिए उसका एलिवेशन एंगल निकालिए या सन्स का एल्टीट्यूड निकालिए, ठीक है। तो ये लैंग्वेज भी सही, लैंग्वेज भी देखिए, सन्स एल्टीट्यूड मतलब एलिवेशन एंगल आपको निकालना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए तो कितना अच्छा है, ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा है। इस क्वेश्चन को हम लोग, ये तो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में दे दिए हैं, एक्चुअली में ये क्वेश्चन जो है ना शॉर्ट में आना चाहिए, ये अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए थोड़ा कैसे बनाएंगे हम इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे हम बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए थोड़ा ये आपको शॉर्ट में आएगा। और आपके आई थिंक आई एम श्योर कि आपका जो है जो अभी प्री वेड सब हुआ होगा या हमारा मेरे स्कूल में जो होता है उस स्कूल में लमसम पूछा ही जाता है सब क्वेश्चन, मतलब आपको दे देगा ऑब्जर्वर का हाइट दे देगा और इस तरह का, ये शॉर्ट में आता है, हम आपको इसको ऑब्जेक्टिव में बता रहे हैं, पर ये क्वेश्चन बेसिकली ये क्वेश्चन शॉर्ट में आएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको समझिए, ऑब्जेक्टिव में ही समझिए, क्या क्या पता अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया तो, ठीक है, तो समझ लीजिए क्या है ये क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जो 1.5 मीटर टॉल है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर है, ठीक, कोई ऑब्जर्वर है, मान लीजिए एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, तो सपोज ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है इसका हाइट कितना दिया है 1.5 मीटर दिया है, 1.5 मीटर दिया है, ठीक है। चलिए उसके बाद ऑब्जर्वर यहाँ आ गया तो ऑब्जर्वर का आंख यहाँ आ जाएगा, ऑब्जर्वर का आंख यहाँ आ गया, ठीक। बोल रहा है कि इट टॉल इज 23.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, मतलब मान लीजिए टावर यहाँ पर है, इस टावर से 23.5 मीटर दूर पर खड़ा है ये, ठीक है। तो चलिए 23 पॉइंट दूर पर खड़ा हो गया, ये आदमी यहाँ पर है टावर, और टावर यहाँ पर है, इससे दूर है कितना 23.5 मीटर, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अ टावर 25 मीटर हाइट, अब टावर का हाइट कितना दिया है, टावर का हाइट दिया है 25 मीटर, 25 मीटर, देखिए हिंदी में देखिए क्या बोला, 1.5 मतलब 1.5 मीटर लंबा एक परिवेक्षक जो है वो 25 मीटर ऊंचे टावर से 23.5 मीटर मतलब 23.5 मीटर दूर खड़ा है, समझ में आ रहा है बात। अब आपसे क्या पूछा है, then find the angle of elevation of the top of tower from the eye of observer, मतलब इस टावर के टॉप से इस ऑब्जर्वर के आंख का जो एलिवेशन एंगल होगा ये कितना होगा, तब तो एलिवेशन एंगल यहाँ हम लोग खींचेंगे तो आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे, तो बताइए आंख से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दिए, तो बताइए ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइट इसके बीच का यही एंगल ना थीटा हो गया, ये तो एलिवेशन एंगल होगा, तो बताइए कितना होगा, यही निकालना है आपको। तो बताइए थीटा के सामने में क्या हो गया, बताइए 1.5 है, अगर ये 1.5 है तो ये लेंथ भी होगा 1.5 मीटर, होगा कि नहीं होगा बताइए। अब बताइए ये 23.5 है तो क्या ये लेंथ भी होगा 23.5, हाँ सर एकदम होगा ये। तो बताइए आपका ये थीटा दिया हुआ है और ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ कहेगा देखिए टोटल 25 है और ये 1.5 है, ठीक है, टोटल 25 है और ये 1.5 है, तो ये लेंथ कितना होगा, तो कहेगा 25 में से 1.5 माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 23.5 मीटर ही होगा, ठीक। तो आपको ये लेंथ भी मालूम हो गया और ये लेंथ भी मालूम होगा, मतलब परपेंडिकुलर भी मालूम हो गया, इसके परपेंडिकुलर है ये क्या आ बेस है इसका, ये बेस भी मालूम है, तो परपेंडिकुलर और बेस आपको दोनों मालूम हो गया, ठीक। तो बताइए क्या होगा, तो कहेगा सर 10 लगा देंगे, तो टेन थीटा कितना हो गया परपेंडिकुलर बेस, अब परपेंडिकुलर बेस कितना हो गया आपका 23.5 बाय में 23.5, ये कट के कितना हो गया 1, बताइए टेन थीटा 1 किस में होता है, तो कहेगा सर 1 जो होता है वो 45 में होता है, किसमें वो 45 में, टेन टेन कैंसिल, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री, तो कौन सा आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 45 डिग्री आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
बहुत ही अच्छा काम। मान लीजिए ये आप देखिए इसका सब्जेक्टिव में कैसे होगा, अभी तो हम आपको ऑब्जेक्टिव में क्या किए, जितना मीटर दूर उतना ही मीटर दूर किए जितना मीटर आपका उसका दोनों का सेम आ जाए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में अगर आप मान लीजिए यहाँ हम आपको दूसरा दे देते या सोच के देते दूसरा, डाटा वैल्यू दूसरा होता तो फिर आप सब्जेक्टिव में सब क्या बनाइएगा, सब्जेक्टिव में भी तो बनाना होगा ना, अगर हम उसको सोच रहे हैं अभी ऐसे तो। लेकिन आपको क्वेश्चन को देखिए कि क्वेश्चन को बनाना ऐसा ही होगा। कभी भी अगर मतलब कोई मैन हो गया या वुमेन हो गया या कोई गर्ल की क्वेश्चन हो गया या कोई बॉय का क्वेश्चन हो जाएगा, बोल देगा ये कितना मीटर लंबा है वाली क्वेश्चन दे देगा, तो आपको ऐसे ही करना है कि वो आदमी जितना मीटर होगा ना, आदमी का जो हाइट जितना मीटर होगा वो आपको बनाना है। और उसके बाद उससे क्या करिएगा, एक लाइन ऑफ साइड खींचिएगा और वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिएगा। तो लाइन ऑफ एक साइड भी खींच दीजिएगा, लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल भी खींच लीजिएगा और उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप इसको बार बार देखिए और जरूर इसको समझिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी हमारा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसको बना के देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 कितना होगा। तो एक लंबा लैंग्वेज है पर ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन का आई थिंक ये क्वेश्चन जब देखे होंगे तो शायद इसका आंसर बहुत जगह गलत 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 दिया हुआ है। एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, बनाइए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लमसम जगह ये क्वेश्चन का आंसर ही गलत गलत दिया है। एक बार पढ़िए क्वेश्चन को और बनाइए खुद से। आप आई एम डैम श्योर कि आप इसको बना लीजिएगा, पढ़िए ना, आप आपसे खुद बन जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो फिगर है ना, फिगर बहुत अच्छा है। फिगर इस क्वेश्चन का जो फिगर सोचिएगा ना, एकदम अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोला है कि गुड्डू जो है वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड नियर अ मॉल। क्या बोला है कि गुड्डू जो है ना, एक, चलिए हम पढ़ते हैं इसको बनाते हैं। गुड्डू वॉज स्टैंडिंग ऑन द रोड और नियर अ मॉल। क्या बोला है, गुड्डू एक मॉल के पास सड़क पर खड़ी थी ना। गुड्डी, सॉरी गुड्डी है, गुड्डू नहीं, गुड्डी, गुड्डी जो है, गुड्डी है, खड़ी थी। तो गुड्डी क्या है, एक मॉल के सड़क पर खड़ी थी। ठीक है, सी वॉज 1000 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल। वो जो है वो मॉल से 1000 मीटर दूर है। तो मान लीजिए मॉल यहाँ पर है, मान लीजिए मॉल यहाँ पर है, एक सेकेंड, मान लेते हैं मॉल यहाँ पर है, मॉल, ये हमारा मॉल है। ठीक, और गुड्डी जो है वो 1000 मीटर दूर यहाँ पर खड़ी है। सपोज कर लीजिए ये मॉल है हमारा और 1000 मीटर दूर यहाँ गुड्डी खड़ी है। ठीक, ये कितना मीटर दूर है, 1000 मीटर दूर है। कोई दिक्कत, चलिए अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है, अनएबल टू सी द टॉप ऑफ मॉल। और ये क्या करिए कि वो देखने में सक्षम है किसको, टॉप ऑफ मॉल को, फ्रॉम द रोड इन सच अ वे, और इस तरह से वो देखने में सक्षम है कि फ्रॉम सच अ वे दैट टॉप ऑफ द ट्री, मतलब पेड़ का जो ट्री है ना वो आ जाता है, मतलब पेड़ के ट्री के साथ। ठीक है, विच इज इन द बिटवीन हर एंड द मॉल, जो पेड़ जो है उस मॉल और उनके बीच में आता है। ठीक है, देखिए हिंदी में, देखिए यहाँ हिंदी में आपको एकदम क्लियर होगा कैसे बोला है कि इतना 1000 मीटर दूर है यहाँ से, देखिए, और सड़क से मॉल को इस तरह देखने में सक्षम है थी कि पेड़ का शीर्ष जो उसके उसके और मॉल के बीच में है वो बिल्कुल मॉल मॉल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में था। ठीक है, मतलब गुड्डी जो है यहाँ जो खड़ी है वो इस तरह से मॉल को देखती है कि इस मॉल को देखने के क्रम में इसके बीच में एक पेड़ है। देखिए इसके बीच में क्या है, एक इसको देख रही है, इसके बीच में कहीं मान लीजिए यहाँ पर पेड़ है, कहीं यहाँ पर मान लीजिए पेड़ है, इस पेड़ की जो ऊंचली वाला भाग है ना, इसको देखते हुए, मतलब ये पेड़ का जो ऊंचली जो टॉप है, वो टॉप भी इसी दृष्टि जो लाइन है, लाइन ऑफ साइट है, इसी लाइन ऑफ साइट के साथ इस टॉप और टावर को क्या कर रही है, देख रही है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका लैंग्वेज है ना बहुत अच्छा है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छा से देखिए। क्या बोला यहाँ से पढ़िए फिर से, एबल टू सी द टॉप ऑफ मॉल फ्रॉम द रोड इन अ सच अ वे दैट टॉप ऑफ द ट्री, जो ट्री का जो टॉप है, विच इन द बिटवीन द हॉर एंड द मॉल, जो कि मॉल और यहाँ गुड्डी है ना, गुड्डी कहाँ पर है, यहाँ पर गुड्डी है, तो गुड्डी और मॉल, ये मॉल है आपका, इस और ये ट्री हो गया आपका, तो गुड्डी और मॉल के बीच में क्या है, ट्री है, वो एबल है देखने में, was exactly in the line of sight with the top of the mall, यानी कि वो इस तरह से देख ले पाती है कि वो एग्जैक्टली लाइन ऑफ साइट ऑफ द टॉप ऑफ द मॉल, यानी टॉप ऑफ मॉल का जो लाइन ऑफ साइट है उसी के कर्म में आ जाता है एग्जैक्टली। ठीक है, अब क्या आगे देखिए, आगे बोला है कि द ट्री हाइट इज 10 मीटर। अब देखिए जो ट्री का हाइट है वो कितना दिया है, तो ट्री का हाइट दिया है 10 मीटर। ठीक, एंड इट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द गुड्डी। अब बताइए कितना मीटर दूर है, तो बोला है गुड्डी से 20, देखो 20 मीटर अवे फ्रॉम द गुड्डी, गुड्डी से 20 मीटर दूर है। बताइए गुड्डी से 20 मीटर दूर ये हो गया आपका। तो बोल रहा है कि हाउ टॉल इज मॉल, तो बोल रहा है कि इस मॉल की जो जो लंबाई है ना, जो लेंथ है ना, ये लंबा, इसका लेंथ निकालना है, सब बोल रही है एक्स, ये आपको निकालना है। चलिए आपको हम इस क्वेश्चन फिगर को एक अच्छा से बना के बताते हैं आपको, और बनाइए इस फिगर को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए हम आपको बनाते हैं,
सपोज करिए ये आपका मॉल है और यहाँ पर एक गुड्डी है, यहाँ पर गुड्डी है, यहाँ पर इसका पेड़ है मान लीजिए, और ये आपका कितना मीटर बोला है, कितना मीटर दूर खड़ी है ये 1000 मीटर, तो ये आपका 1000 मीटर दूर होगी। ठीक है, ये हो गया आपका 1000 मीटर। और गुड्डी का जो पेड़ जो है वो पेड़ कितना मीटर है, 10 मीटर पेड़ है, तो पेड़ की ऊंचाई है, और गुड्डी यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, गुड्डी है, गुड्डी से इसकी जो पेड़ की जो दूरी है वो कितना है आपका 20 मीटर दूरी पर है, और आपको ये मॉल है, ये क्या है आपका मॉल है, इस मॉल की हाइट निकालना है, मतलब एक्स निकालना है। बनाइए क्या होगा इसका, सपोज बनाइए, इसको बना के देखिए, तो खुद से बना के देखिए तो कैसे निकलेगा ये आपका ट्री था। देखिए खुद से बना के देखिए। अब इस तरह का क्वेश्चन आप याद करिए, इस तरह का क्वेश्चन हम आपको बताए थे, मतलब एंगल आज बताए थे जब स्टार्टिंग में बना रहे थे, एक क्वेश्चन था जिसमें आपको बोले थे कि एंगल अगर सेम हो रहा है ना तब आपको निकालने वाला क्वेश्चन याद करिए, आप बनाए बनाए थे इस तरह का क्वेश्चन। बनाइए, इसमें एंगल दोनों का सेम है, पेड़ का भी ट्री के साथ भी जो ये एलिवेशन एंगल है थीटा है वो उतना ही है, और इस मॉल का भी एलिवेशन एंगल उतना ही है, तो दोनों का सेम ही होगा। ठीक है, एलिवेशन एंगल सेम है। बताइए अगर हम इस ट्रायंगल में बात करें, हम इस ट्रायंगल में बात करें तो टेन यहाँ से निकालेंगे तो बताइए क्या है, ये परपेंडिकुलर है, थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है, तो हम लोग हम टेन थीटा केस लेंगे तो टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है बताइए, कहिएगा 10 है, और बेस कितना है 20 है, तो ये 10/20 होगा। अब क्या यही इक्वल होगा क्या इस, अगर इस बड़े ट्रायंगल में बात करें तो बड़े, ये तो छोटा बड़े ट्रायंगल से कर लिया ना, अब बड़े ट्रायंगल से बात करेंगे तो कितना होगा, तो टेन थीटा कौन होगा, ये मॉल की हाइट होगी, तो मॉल की हाइट कितना आ गया एक्स। अब मॉल मॉल की बेस कितना होगा, मतलब मॉल के जो दूरी है गुड्डी से कितना है, तो 1000 मीटर दूरी है, कितना मीटर दूरी है 1000 मीटर, ये हो गया आपका 1000 मीटर, कितना हो गया 1000 मीटर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका मॉल का हाइट निकल जाएगा। तो देखिए कितना होगा ये आपका, जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, जीरो से जीरो कैंसिल, और टू से करिएगा देखो कितना हो गया 500, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना आ गया, जो क्रॉस करिएगा तो कितना हो गया 500 मीटर। क्या होगा, अब इसको सॉल्व करिएगा ना, इसको जब इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा 500 मीटर आ जाएगा। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आपका 500 मतलब 500 मीटर आ जाएगा। तो आपका जो मॉल का जो हाइट होगी, वो मॉल की हाइट कितनी होगी, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना आया आंसर 500 ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इस क्वेश्चन को जब आप बनाए, देखिएगा बहुत जगह बहुत वेबसाइट को देखिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो 470 मीटर दिया है, पता नहीं वो किस हिसाब से 470 मीटर दिया है, किस तरह से बनाया है, और उसका एंगल जब देखिएगा तो वो अलग ही लिखा हुआ है कि हाइट, आपको देखे ना यहाँ वो क्या बोला है कि हाइट ऑफ, ये हाइट बट्टा में साइडों का मतलब रेशियो निकाला है, सही है, रेशियो सही है, हाइट का रेशियो बट्टा में शैडो का रेशियो एकदम सही है, एकदम सही है। अब ऐसे ही बनाएगा तो भी इतना ही होगा, वो देखिए उसके वो देखिएगा, उसके वेबसाइट पे जाइएगा, बहुत सारे क्वेश्चन है उसके वेबसाइट देखिएगा। जब हम इसको देखे थे, देखिए हाइट और साइडों का दोनों का लेंथ देखते हैं, क्योंकि मैं हमको ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट भेजा था, और हम जब इसको बनाए, जब हम उसको दिए तो बोलते हैं सर इसका तो आंसर ही नहीं है, आंसर तो आपका 470 मीटर दिया है। फिर वो हमको स्क्रीन शॉट भेजा था, हम देखे तो उसमें देखिए वो भी सेम ही है, क्या क्या है, हाइट का रेशियो लिया है, साइडों का रेशियो लिया है, इक्वल कर, क्यों, क्योंकि थीटा सेम है ना, तो आपका हाइट का रेशियो जितना होगा उतना साइड का रेशियो होगा, तो देखिए वैसे भी बनाएगा तो भी सही होगा। इसका हाइट कितना है 10, और इसका हाइट क्या है एक्स, तो क्या लिखेंगे हम लोग 10/x, क्या लिखेंगे 10/x। और इसका देखिए क्या किया है, साइडों का रेशियो लिया है, तो साइडों कितना है इसका, तो कहेगा 20, और इसका है कितना ये 1000, तो क्या होगा ये 20/1000। अब इसको भी सॉल्व करिए ना उतना ही होगा। जब इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ से क्या करिएगा, तो कहिएगा सर जीरो से जीरो कैंसिल, टू से टू फाइव, कितना 50 बार में क्रॉस कर दीजिए, तो एक्स का कितना हो गया 50 × 100 कितना हो गया 500, तो यहाँ से भी 500 मीटर ही होगा, लेकिन फिर भी पता नहीं वो आंसर दिया है 470 मीटर, किस हिसाब से आंसर दिया है आई डोंट नो कि कैसे दिया है, तो कोई नहीं, वो होता है कभी कभी कुछ। तो इसका जो आंसर होगा ना वो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा 500 मीटर होगा, ना कि 470 मीटर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। ठीक है, आंसर हो सकता है अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप क्वेश्चन को समझे होंगे किस तरह से बनाना है, इस क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, आप जिस तरीके से बनाइएगा, चाहे रेशियो मेथड से बनाइए, चाहे आप एंगल मान कर बनाइए, क्योंकि हम बताए थे आपको आज कि प्रीवियसली देखिए ना, आपको एक क्वेश्चन बताए थे, उसमें हम आपको बताए थे कि एलिवेशन एंगल अगर आपको सेम होगा तो इसी तरह से बनाना है। स्टार्टिंग जब हम आपको बताए थे तो आपको एक क्वेश्चन बताए थे, उसमें हम यही ये सेम चीज था, और बोले थे कि अगर आपको सेम ऐसे ही बनाना होगा। ठीक है, आई थिंक इस क्वेश्चन में था शायद, नहीं ये क्वेश्चन में नहीं है, कहीं तो एक क्वेश्चन था जिसमें अभी बताए थे आपको। हाँ यहाँ देखिए, ये सॉरी, ये तो कला, ये तो यही क्वेश्चन है, शायद यही क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन में देखिए ये ऐसे ही बनाना है, इस क्वेश्चन को सेम इसी तरह से बनाना है। ठीक है, चलिए, तो आज ये कल हम क्या किए, मतलब क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक, और साथ में कंसेप्ट हम लोग सारा कंसेप्ट देख लिए हैं। आपको बोले थे कि ये सब जो
ये सब जो बातें हैं, ये की पॉइंट है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, समझिएगा, ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये चारों पॉइंट हम आपको समझाए थे। हम जो कि आप इसको समझ पाए होंगे। ये साइन कॉस टेन कहाँ हम लोग यूज करते हैं, साइन कॉस टेन का यूज कब कब करते हैं, तो ये आप समझ में आया होगा आपको। अगर ये चीज अगर आपको समझ में आया होगा ना कि ट्रायंगल में क्या दिया, साइन का यूज कब करेंगे, कॉस का यूज कब करेंगे, टेन का यूज कब करेंगे, आसान रहेगा। तो फिर आपको मतलब अगर ये तीनों चीज अगर आप समझ लिए ना कि हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो वो आप उस तरह से आप क्या करिए, क्वेश्चन को बहुत आसान से बना पाइएगा। ठीक है, तो चलिए आज का ये होमवर्क है आपका। ये क्वेश्चन आपका 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। यानी कि ये आपका 3 क्वेश्चन दिया है, 1, 1, 2 और 3। हिंदी में अगर आप बना रहे हैं तो ये इंग्लिश में ऊपर है, हिंदी में आपका दे दिया है यहाँ। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन यही है, तो ऑप्शन इसी से बनाइएगा। जो भी आंसर होगा आप आंसर करके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करके जो भी आंसर आएगा आप आंसर लिख के आप कमेंट में कर दीजिएगा कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ठीक है, तो आशा है कि आप इसको आप आज की क्लास को समझे होंगे अच्छा से। आपको जो भी प्रैक्टिस करना है आप इस तरह से यहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए, और हम आपको एग्जामिनेशन से पहले आपको जो भी चैप्टर होगा हम सारा आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। आज हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाए हैं। नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होगा, मतलब सॉल्व कर देखो, सॉल्व करने का तरीका तो आपको पता ही होगा कि एकदम बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, आपको जितना लिख के लिखिएगा, लेट वेट करके लिखिएगा तो उतना अच्छा से आएगा। लेकिन देखिए आपको मेरा मेरा एक मानना है कि यदि यदि आप सॉल्व कर पा रहे हैं, चलिए इसको आप लिख लीजिए, अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब यू आर एबल टू हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं ना, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप ना क्वेश्चन को बना ही दीजिएगा। ये हम जहां तक मानते हैं कि अगर आप आपके पास इतनी हुनर है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, मतलब आपसे क्वेश्चन अगर सॉल्व हो रहा है ना, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन को बना दीजिएगा। ठीक है, मतलब लेट करके तो कोई भी बना सकता है ना कि हाँ लेट ये है, डिस्टेंस ये है, इन द ट्रायंगल दिस, ट्रायंगल में जाकर बनाना है, मतलब अच्छा से, मतलब बहुत अच्छा से लिख के बना देगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए आपको क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है आपसे, तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, हमसे क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, तो आप क्वेश्चन आपको लिखना कितना भी आ जाए, मान लीजिए आप बहुत अच्छा लिख पा रहे हैं लेकिन आपको क्वेश्चन आपसे बनता ही नहीं है, तो आप लिखिएगा कैसे। तो पहले सबसे जो मेन बात है वो क्या मेन बात है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। सॉल्व क्वेश्चन जो मेरा मेन मेन है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, ये कैसे करें ना, ये कैसे करें वाली बात जो है ना, ये आपको हम बता रहे हैं कि सॉल्व कैसे करें। सॉल्व जो है वो हम लोग कैसे करें, ये चीज आप हमसे सीख लीजिए। हम जो आपको बता रहे हैं वो सॉल्व करना सिखा रहे हैं कि आप ऐसे इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। और जब वैसे ही सॉल्व करना आ जाएगा तो फिर आपको बोर्ड में लिखना है, बस उसको आप जितना अच्छा से लिखेगा। अब किसी का हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है तो उसको बहुत अच्छा नंबर मिलेगा, हैंड राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो उसको मतलब उतना अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन आपके पास इतना तो होना चाहिए ना कि हाँ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो आप क्वेश्चन को बना पाइएगा एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो चलिए आज के लिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं। थैंक यू।